हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड ARO के लिए रीजनिंग की बात। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 150 नंबर का पेपर आप लोगों के सामने होगा और उसमें से 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग को मिला के होंगे, बाकी 100 क्वेश्चन GS को लेकर होंगे। तो GS की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। वैसे आप लोग GS के लिए भी हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर भी कराई गई है और करंट अफेयर भी कराई जाती है। इसके अलावा और भी वीडियोज आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रीजनिंग और मैथ को आप लोग किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ARO में, तो वहाँ पर आपको सिर्फ GS से काम नहीं चलेगा। अगर कोई ये सोच रहा होगा कि 100 में से ज़्यादा हम GS में ले आएँ और मैथ और रीजनिंग में अगर कम भी हैं तो काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। GS में एक एवरेज स्कोर हर कोई स्टूडेंट करेगा, अगर जिनकी मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो ये मैथ और रीजनिंग वाला फैक्टर है, ये बहुत काम यहाँ पर आपके आने वाला है। क्योंकि अगर हम उत्तराखंड में ही लोअर PCS की बात करें, तो लोअर PCS इससे पहले 2021 में जब हुआ था प्री का पेपर, तो वहाँ पर भी सेम यही चीज़ थी कि 100 क्वेश्चन GS के 150 में से 50 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, मैथ और रीजनिंग को मिलाकर। तो वहाँ पर जिनका सिलेक्शन हुआ था, ये देखा गया कि उनके मैथ और रीजनिंग में भी अच्छे मार्क्स हैं। तो अगर आपके मैथ और रीजनिंग में अच्छे मार्क्स हैं तो आपको GS में भी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बैलेंस बना के आप लोगों को चलना है हर एक सब्जेक्ट को। इसलिए यहाँ पर हम बात करेंगे मैथ और रीजनिंग में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज़ में फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। हालांकि ये सीरीज़ मैं पहले से ही आप लोगों को कराते आ रहा हूँ। जिस समय हम पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की बात कर रहे थे, उस समय से मैं रीजनिंग आप लोगों को करा रहा हूं। और रीजनिंग के अभी तक मैंने 25 के आसपास क्लास करा दी हैं। इसके अलावा आप लोग यहां पर प्लेलिस्ट देखेंगे, ये 50 नंबर के लिए मैं आपको बात कर रहा हूं। कौन कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है? एक तो 25 क्लास है जिसमें मैंने रीजनिंग करा रखी है। पूरी रीजनिंग है इसमें। आप लोगों को अगर पहली क्लास से आप ज्वाइन करते हैं तो आपको देखा जाएगा कि जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस मैंने पहले किया है। उसके बाद हमने उस पर आधारित क्वेश्चन किए हैं और अभी तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि यहाँ से नहीं आएंगी चीज़ें। तो मैं इन चीज़ों पर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ रीजनिंग के लिए कि यहाँ से जो आप 25 ये क्लास करेंगे, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस भी रहा है इस 25 क्लास का, क्योंकि स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं। उन स्टूडेंट का यहाँ पर फीडबैक जब मैंने देखा तो तभी उस फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और जब पेपर में आपको देखता हूँ तब भी मेरे को ये समझ में आता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोगों को ये 25 क्लास ज्वाइन करनी है बहुत अच्छी तरीके से। इसके अलावा इसी 25 क्लास में ही मैं ये सारी वीडियोज़ आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज करा रखी हैं चीज़ें। आपको अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो टॉपिक को पहले डिस्कस किया गया है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर किए हैं। अब इसी सीरीज़ में मैं, क्योंकि टॉपिक अब मैं नहीं करा रहा हूँ, हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं पेपर की। जो पुराने पेपर हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं रीजनिंग और मैथ के, उनको हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। और आज जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराऊँगा वो उत्तर प्रदेश ARO के क्वेश्चन हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर जो वहाँ के लोग आयोग हैं वो कैसे पेपर दे रहे हैं, और वहाँ के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अधिशासी अधिकारी में आप लोगों ने देखा होगा UP PCS के जो पेपर हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो इसलिए आप लोगों को इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा कि जो हमारे पड़ोस की राज्य हैं वहाँ से जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ के स्टेट कमीशन के, उनको भी आप लोगों को ज़रूर देख के जाना है। इसलिए आज का जो हमारा पूरा लेक्चर रहेगा वो UP ARO में जो क्वेश्चन है रीजनिंग के, उनको हम यहाँ पर हल करेंगे। तो ये तो था रीजनिंग का। इसके अलावा अभी मैंने आप लोगों को अधिशासी अधिकारी के लिए करीब 10 क्लास मैंने सांख्यिकी की करा रखी हैं, स्टैटिक्स इसमें करा रखी है। और 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो आप लोगों से स्टैटिक्स के भी 50 में से पूछे जाएंगे। इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे कि ना पूछे जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर
उठा के देख लें, लोअर पीसीएस का, अपर पीसीएस का या फिर आरओ एआरओ का, आप लोगों को इस टाइप के आंकड़े देखने को मिलेंगे जिसमें सर्कल है, सर्कल पर जैसे आप लोगों ने अभी अधिशासी अधिकारी का पेपर देखा होगा, उसमें जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें जो इस तरीके से सर्कल वाला डायग्राम दिया गया था, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आंकड़ों पर आधारित पूछे जाते हैं। तो इसलिए अधिशासी अधिकारी की 10 क्लास भी ये आप लोगों को देखनी है, इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा 10 क्लास के आसपास मैंने मैथ और रीजनिंग फाउंडेशन बैच करके एक सीरीज चलाई थी, जिसको हालांकि मैं पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मैथ को यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं कराया है। मैं खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि उसमें आप लोगों को 10 क्लास में कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी जो बेसिक सी चीज़ें हैं। जिनको मैथ नहीं आती वो बिल्कुल देखें इस सीरीज़ को। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पूरी सीरीज़ मैंने नहीं करा रखी है क्योंकि इसमें मैथ बहुत ज़्यादा है सिलेबस में, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। लेकिन रीजनिंग का पोर्शन और मैथ का कुछ पोर्शन मैथ का यहाँ पर से आपको मिल जाएगा। तो कितनी क्लास हो गई? 20, 10, 35, 45 क्लास आप लोगों के सामने ये हैं, और कुछ क्लास मैं आप लोगों को और करा दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं 40 क्लास 50 क्लास में से एक अच्छा खासा पोर्शन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इन क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। मैं आप लोगों को इनको करा रहा हूँ, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपसे अभी कहा कि ये यूपी आरओ एआरओ में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यूपी आरओ एआरओ के क्वेश्चन हैं ये, इनको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप का एक बॉक्स दे रखा है, इसमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं, और इस पैटर्न पर आधारित मैंने पूरा टॉपिक करा रखा है बकायदा। आप लोग देख सकते हैं लुप्त संख्याएं ज्ञात करने वाला जो आपका है, इसी सीरीज में आप लोगों को जो वीडियो देखेगी लुप्त संख्याओं को ज्ञात करने वाला, तो ये लुप्त संख्याओं को ज्ञात करने वाला ही है, क्योंकि यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी होगी, तो ये लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा। तो ये डायग्राम अगर आप देखेंगे, ये टेबल देखेंगे, तो इसमें करने का तरीका क्या हो सकता है, इसको पहले बेसिक से समझते हैं, फिर जल्दी से हम कर लेंगे। तो एक बार बेसिक से समझा देता हूँ इसको करने का तरीका क्या है। आप या तो इस तरीके से जाएंगे तिरछे क्रम में, या फिर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। दोनों में से आप जिसको भी फॉलो करेंगे, पहले एक एक करके देखते हैं, जहां से हमारा आंसर आने का होगा तो वहां से आ जाएगा। तो शुरुआत अगर हम करें दोस्तों, तो इस तरीके से अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएं, तो हमको पहले वाले रो पर जाना है। 9, 11, 99, 9, 11, 99 पर हमको जाना है, और देखना है कि यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा होगा। और हमको इसमें ये देखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हमको फोकस कर लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 99 है। पहली वाली रो में सबसे बड़ी संख्या 99 है। अब ये 99 आया कैसे, हमको ये देखना है। तो 99 या तो 9 और 11 का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इस तरीके की हम यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। तो कैसे आएगा, 9 और 11 को अगर हम गुणा कर देंगे तो 99 आ जाएगा। 9 और 11 को अगर हम गुणा कर देंगे तो 99 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो क्या लग रहा है, 9 गुणा 11 का लॉजिक लग रहा है, और 99 आ गया। अब ये जो लॉजिक लगा पहले वाली रो में, ये पहली वाली लाइन में अगर जो लॉजिक लगा, यही लॉजिक हर किसी में लगाना है, नीचे को भी। तो अब हम देखेंगे नीचे देखो 10, 25 और 50। क्या हम 10 और 25 को गुणा करके 50 ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यानी कि 250 हो जाएगा। ये यहाँ पर 250 आना चाहिए था। तो यानी कि जो हम पहले वाले रो में लॉजिक लगा रहे थे वो लॉजिक हम गलत लगा रहे हैं। इतना क्लियर होगा कि गलत लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब में अप्लाई नहीं हो पा रहा है। एक ऐसा लॉजिक जो सब में लगेगा उसी को हमने लगाना है। तो अब आप देखेंगे कि ये लॉजिक तो नहीं लगा गुणा करने वाला, तो जोड़ने वाला लॉजिक लगा लेते हैं। क्या हम 9 और 11 को जोड़ के 99 ला सकते हैं? 9 और 11 को जोड़ के 99 ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो जोड़ने वाला भी नहीं हुआ। अगर हम कहेंगे माइनस करने वाला, तो माइनस का तो मतलब ही नहीं बनता। 9 में से 11 माइनस करके 99 नहीं आ सकता। भाग वाला भी नहीं लग सकता। स्क्वायर वाला देखेंगे अगर, तो स्क्वायर में देखेंगे 9 9 81 और 11 का 121 होता है। तो यहाँ से भी ऐसा कुछ लॉजिक लग पा रहा है कि 99 आ जाए।
वर्ग वाला भी नहीं मिला हमको, घन का तो मिलेगा ही नहीं, क्यूब तो हम करेंगे नहीं क्योंकि क्यूब में तो और भी ये संख्याएं बड़ी हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हर एक ट्रिक हमने लगा ली है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग और घन भी लगा लिया, लेकिन आंसर नहीं आ पा रहा। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें नीचे की ओर जाएंगे। अब हम नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे की ओर अगर हम देखें तो 10, 9 और 28, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 28 है। अब ये 28 कैसे आया होगा, इसको जरा समझने की कोशिश करना। 9 और 10 को अगर हम ऐड कर दें, क्या तब आ रहा होगा? 9 और 10 को ऐड करेंगे तो 19 आएगा, 28 बिल्कुल नहीं आ सकता। तो इस तरीके से अगर हम लॉजिक लगाएं तो 28 तब भी नहीं आ पा रहा, माइनस करके भी नहीं आएगा, गुणा करके 10 नमा 90 आ रहा है, लेकिन ये 28 लाना है तो गुणा करके भी लॉजिक नहीं आ पा रहा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गए कि यार ये क्वेश्चन होगा कैसे, जब हमारे पास सारे हमने लॉजिक लगा दिए, जोड़, घटाना, गुणा, भाग जितने भी हम लगा सकते थे वो अगर हमने लगा दिए तो उसके बाद भी आंसर नहीं निकल पा रहा, तो हमको थोड़ा सा और डीप सोचना पड़ेगा। और जब हम और डीप सोचेंगे तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे, और ये ऑब्जर्वेशन आप तब कर पाएंगे जब आप लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी घर पर, एक पैटर्न पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, तब जाके ये लॉजिक लगते हैं। और अगर आप ये सोचे होंगे कि एक वीडियो देख के सारे लॉजिक आपके समझ में आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे, और ये सत्य है। इसलिए आप लोगों को मैं पहले से कह रहा हूँ कि आपको सारी वीडियोस देखनी है। अगर मैथ और रीजनिंग में अच्छा बनना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस करने के लिए आप कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आपके अंदर आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक लॉजिक, अगर हम देखें, देखो एक लॉजिक हम यहाँ पर अगर देखें कि 9 और 11 से 99 कैसे आया, 9 और 11 से 99 कैसे आया। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे एलसीएम की, और एलसीएम निकालना हमने सीखा है, लॉसॉ, लघुत्तम समापवर्ती हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में हम इसको एलसीएम बोलते हैं, हिंदी में लॉसॉ। 9 और 11 का अगर हम लॉसॉ निकालने की कोशिश करेंगे तो 99 आएगा। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लॉसॉ भी थोड़ा सा दिक्कत करती होंगी चीज़ें, तो मैंने कहा ना अभी कि मैंने मैथ और रीजनिंग का जो फाउंडेशन बैच है उसमें 10 क्लास करा रखी है, उसमें लॉसॉ और मॉसॉ बताया है, और लॉसॉ और मॉसॉ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों को इस बात को यहाँ पर कह रहा हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन आपके आरओ एआरओ के 50 में से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, एक से ज़्यादा भी। तो इसलिए लॉसॉ वाला कॉन्सेप्ट तो आप जरूर सीख के जाना, मैंने करा रखा है। तो एलसीएम की अगर हम बात करेंगे, 9 और 11 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं सिंपल सा, तो 99 आ जाएगा। और दूसरी जो विधि होती है 9 और 11 का एलसीएम निकालने का, वो इस तरीके से होती है, ठीक है। ये वाली विधि आप लोगों ने पढ़ी होगी, पहले हम 9 का भाग देंगे, फिर 9 एकम 9, फिर 11, फिर 11 का भाग देंगे, तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1, तो 9 और 11 को गुणा कर देंगे तो 99 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 और 25 का अगर हम निकालेंगे, 10 और 25 का, तो 10 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 2 से देंगे, 2 पंजे 10 और यहाँ पर 25, अब 5 से, 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 5, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 1 1, तो 5 पचा 25, 25 दूना 50, तो इसका कितना आ गया, 50 आ गया है। 10 और 50 का जब हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम जब हमने 10 और 25 का निकाला तो कितना आ गया, यहाँ पर 50 आ गया, यानी कि ये लॉजिक लग रहा है, ऊपर भी लॉजिक लग गया, नीचे भी लॉजिक लग गया। अब हम सबसे लास्ट वाली लाइन में लगाएंगे, 28 और 35 में हम लॉजिक लगाएंगे किसका, एलसीएम का, और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 7 से, 7 चौक 28 हो जाता है, 7 पंजे 35, अब हम यहाँ पर 4 से एक बार और यहाँ पर 5, फिर 5 से 1 और 1। अब आप इसको गुणा करेंगे अगर, तो 4 पंजे 20, 20 सते 140, 4 पंजे 20, 20 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 140 हो जाएगी। ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। 140 कैसे आया हमने यहाँ पर देख लिया है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इस टाइप के लॉजिक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन में हमको एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर आपका पेपर थोड़ा सा टफ लेवल का अगर पूछा जाएगा तो वहाँ पर आप लोगों को ये थोड़ा सा डीप जाना ही पड़ेगा, अन्यथा आप लोगों को यहाँ पर
प्लस माइनस करके, गुणा और भाग करके, या फिर जोड़ करके, इस टाइप से आप लोगों को लॉजिक मिल जाएंगे। लेकिन जहाँ पर आपका काम इन चीज़ों से नहीं बन पाएगा तो आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ की तरफ भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस तरीके से फिगर दे रखा है और इस फिगर में बताना है कि नेक्स्ट फिगर क्या होगा। ये 3 फिगर आपके सामने हैं, 1, 2 और 3, और आपके सामने ये चौथा फिगर क्या होगा यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन मार्क आपके सामने होगा। और 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन छांटना पड़ेगा। तो मैंने ऑप्शन नहीं बना रखे हैं क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सीधे से करेंगे। तो सीधे अगर हम देखें तो पहले वाले में अगर हम जाएं, पहले वाले फिगर में अगर हम जाएं तो यहाँ पर घड़ी की सुइयाँ जैसी हमको देखने को मिल रही है कुछ इस तरीके से। तो ये जो घड़ी की सुई है ये 2 सुई है, एक तो हमको एरो का दिख रहा है और जो दूसरी सुई है वो गोल करके देखने को मिल रही है। तो 2 सुइयों को हमने ऑब्जर्व करना है कि ये कैसे परिवर्तित हो रही हैं एक के बाद दूसरे में। तो अगर हम इसमें देखेंगे, इससे दूसरे में जाने पर, पहले से दूसरे में जाने पर क्या परिवर्तन आ रहा है, तो आप एरो वाला पहले वाले में देखेंगे, एरो ऊपर की ओर है और यहाँ पर एरो तिरछा हो गया है। यहाँ पर एरो ऊपर की ओर है, बिल्कुल 90 डिग्री पर है, यहाँ पर बिल्कुल 90 डिग्री पर एरो देखने को मिल रहा है ऊपर की ओर। लेकिन अगर आप दूसरे वाले में देखेंगे तो एरो तिरछा हो गया है। एरो कैसा हो गया है, तिरछा, ऐसे करके, ये देखो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 45 अंश के कोण के आसपास बन रहा है। हम इसको अगर देखें तो ये 45 अंश का कोण बन रहा है। अब इसी में यहाँ से अब तीसरे वाली फिगर में अगर हम एरो को देखेंगे तो ये एरो सीधा बन गया, एरो इस तरीके से सीधा बन गया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पहले ये 90 था, 90 से 45 पर आया, 45 से ये 0 पर आ गया। तो यानी कि ये इसमें क्या हो रहा है, 45 डिग्री कम हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 0 डिग्री पर आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला स्टेप क्या होगा फिर, अब अगला स्टेप क्या होगा ये हमको देखना है। तो अगला स्टेप ये होगा कि ये जो एरो है ये 45 डिग्री नीचे की ओर झुक जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अगर हम इसको आधार रेखा माने, यहाँ पर पॉइंट ये केंद्र बिंदु है अगर इसका, तो ये 45 डिग्री नीचे की ओर झुक जाएगा। तो एरो का तो हमको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं गोल वाला, जो ये गोल वाला है इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये इस तरीके से है, पहले ये देखो यहाँ पर इस तरीके से है, पहले ये 0 डिग्री पर है, देखो। अब 0 डिग्री के बाद ये दूसरे में ऊपर की ओर आ गया, यहाँ आ गया, ये सीधे ऊपर की ओर आ गया इस तरीके से। तो 0 से ये पहुंच गया है 90 डिग्री में। अब आप तीसरे वाले फिगर में देखेंगे तो ये तिरछे में आ गया, ये इस तरीके से आ गया है यहाँ। तो फिर से 90 डिग्री झुक गया, ये 90 डिग्री इस तरफ चल गया ये। ठीक है, इस तरह ऐसे ऐसे चल रहा है ये। अब 90 डिग्री और इसको अगर हम झुका देंगे तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, ये देखो इस तरीके से। तो जो हमारा नेक्स्ट फिगर होगा वो ये वाला फिगर होगा। अगर आपके ऑप्शन में ये है तो आप लोग इसको क्लिक कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन है और इस तीसरे क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि एक फिगर दे रखा है, इसके सामने से एक पॉलिश टाइप की कर रखी है, उसके बाद 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। अब ये पॉलिश करने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक शीशा रखा है, यहाँ पर क्या रखा है, शीशा रखा है, और शीशे में इमेज कैसी देखेगी हमको ये बताना है। ये एक इमेज है, ये प्रश्न है आपका, और इसके 4 ऑप्शन हैं। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। अब इमेज में कैसा दिखेगा ये हमको बताना है। हमारे सामने अगर शीशा रख दिया जाए इस तरीके से तो शीशे में ये वाला चित्र कैसा होगा ये हमको बताना है। और यहाँ पर हम अगर मैं बात करूँ तो ये 25 क्लास में पहले भी मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में बता रखी हैं। मिरर इमेज और वाटर इमेज, 2 प्रकार की इमेजें होती हैं जहाँ पर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है मिरर इमेज और दूसरा होता है वाटर इमेज। मिरर और वाटर इमेज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा इसका लॉजिक समझें फिर हम इसको करेंगे क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर कोई एक चीज़ रखी है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई एक चीज़ रखी है और इस तरीके से
ये देखो आप, ठीक है, ये मिरर के लेफ्ट साइड है अभी। अब हमको बताना है कि मिरर के राइट साइड में हमें चित्र में कैसा दिखेगा, मिरर में कैसा दिखेगा। तो आप इस चित्र को देखेंगे तो इसका एक लेफ्ट है एक राइट है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा राइट हो गया, ये हो गया इसका लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज में। जब भी हम दर्पण में चित्र देखते हैं तो हमारा जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ये जो राइट था वो इस तरफ आ जाएगा और ये लेफ्ट जो था वो इस तरफ आ जाएगा। तो यानी कि ये चित्र कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, सिंपल सा। अगर मैं कहूँ कि मैं एक इंसान हूँ और मेरे सामने से अगर कोई मिरर इमेज यहाँ पर दर्पण लगा दिया है, तो मेरे ये दो हाथ हैं, ये कैसे दिखेंगे? तो ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट है। अगर मैं दर्पण में जाऊँगा तो ये ऐसा दिखेगा। अब मेरा लेफ्ट और राइट बदल गया है दर्पण के बाद। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझें कि जब भी आप दर्पण की बात करते हैं, मिरर की बात करते हैं, वहाँ पर लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो इतना क्लियर हो चुका होगा। अगर हम बात करेंगे वाटर इमेज की, ये तो आपके दर्पण इमेज है। आपसे ये कहा भी जा सकता है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आपसे ये पॉलिश वाली नहीं भी कहा, अगर यहाँ पर पॉलिश नहीं लगा होगा, ये इस तरीके का नहीं लगा होगा बीच में, तो आपसे ये कहा जाएगा कि इस इमेज का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दर्पण से आप समझ जाएंगे कि शीशा कहाँ पर रखा है, सामने से रखा है। अब आपसे कभी कभी डायरेक्टली इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा। क्या जल प्रतिबिंब कैसा होगा, या फिर वाटर इमेज कैसा होगा इसका। वाटर इमेज, तो वाटर कहाँ होता है, धरातल पर होता है वाटर। अगर कोई एक इंसान है, ये इंसान है, ठीक है दोस्तों, और ये इंसान है। अब वाटर कहाँ है, पानी नीचे होगा, तो पानी यहाँ है, ये है पानी। अब इस पानी में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब आप तालाब में कहीं पर खड़े होते हैं या नदी में कहीं पर खड़े होते हैं, सूर्य की रोशनी भी आ रही है, तो आपको अपना प्रतिबिंब जल में भी दिखाई देता है, लेकिन कैसा, वही हमको बताना है कि जल में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो जल में प्रतिबिंब आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, यहाँ तो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन यहाँ पर अप और डाउन का कॉन्सेप्ट है। ये है अप, ये है डाउन। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। तो यहाँ अप और डाउन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या होता है, अप वाली चीज़ डाउन हो जाती है, डाउन वाली चीज़ अप हो जाती है। कैसे, ये डाउन वाली चीज़ मैंने कहा उल्टी हो जाएंगी चीज़ें। अब ये डाउन वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी और ये अप वाली चीज़ नीचे चले जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को इसमें लगाना है। अगर जल प्रतिबिंब कहा जाएगा तो ऊपर का नीचे हो जाएगा। अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूँ और मेरे ज़मीन के मेरे पैर के नीचे पानी है, तो पानी के ऊपर मैं कैसा हूँ, ये मेरी रियल इमेज है, ये मेरी क्या है, रियल इमेज है। मेरा सर ऊपर की ओर है। लेकिन अगर मैं पानी में जाऊँ, पानी में अपना चित्र देखूंगा, तो मेरे को अपना सर कैसा दिखाई देगा, नीचे देखने को मिलेगा और पैर मेरे को ऊपर देखने को मिलेंगे। तो ऐसा बनता है हमारा वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। और यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, यानी कि ऊपर वाला। जल प्रतिबिंब भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इससे मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बता दिया है। और वैसे मैंने इन चीज़ों को बाद में डिटेल में भी करा रखा है, तो आप लोग 25 क्लास में से अगर शुरुआत से देखते तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट अगर हम देखेंगे, तो ये देखो आप, जो ये बाहर को एक नोक सी इसकी इस रस्सी की अगर हम देखें, इसको कुछ भी मान सकते हैं, मैं रस्सी अगर मान रहा हूँ, तो इसका एक छोर ये वाला है और ये छोर हमारे किस साइड है, लेफ्ट साइड है। ये किस साइड है, छोर लेफ्ट साइड है और ऊपर की ओर है। तो हम इस छोर को कहाँ को ले जाएंगे, राइट साइड में, क्योंकि लेफ्ट का क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। लेफ्ट का क्या बन जाएगा, राइट। तो ये राइट साइड कहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको, राइट साइड में यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, राइट साइड में यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है इसके छोर। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये लेफ्ट का लेफ्ट ही है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका छोर लेफ्ट का लेफ्ट में ही है। अब हमको पहले और दूसरे में से अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा हो सकता है। देखो बहुत से स्टूडेंट ये करेंगे कि यार अगर यहाँ पर प्रतिबिंब हमसे पूछा है तो उल्टा हो जाएगा सारी चीज़ें, तो वो क्या कर देंगे, ये ऊपर की ओर अगर इसका छोर है तो ये नीचे की ओर कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा।
हमने क्या कहा कि जल प्रतिबिंब में लेफ्ट का राइट होता है, ना कि ऊपर का नीचे। तो अभी छोर इसका ऊपर है तो नीचे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जल प्रतिबिंब नहीं है, ये दर्पण प्रतिबिंब है, शीशे वाले भी बात कर रहा है। तो ये लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट का राइट कहाँ हो रखा है? बी वाले में हो रखा है, और ऊपर की ओर आप यहाँ पर देखेंगे। क्लियर हुआ? तो अगर हम इसका दूसरा छोर देखेंगे, दूसरा छोर कहाँ की ओर है? दूसरा छोर भी लेफ्ट की ओर है, लेकिन ये नीचे की ओर है, और यहाँ ये राइट में चले जाएगा, लेकिन नीचे का नीचे ही होगा। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। क्लियर हुआ होगा? इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो, अब आपके सामने कुछ और क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, और ये भी उत्तर प्रदेश के ROAR में पूछे गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इनको भी हम हल करते हैं। तो एक मिसिंग सीरीज आप लोगों को दे रखी है, मिसिंग सीरीज। तो मिसिंग सीरीज में क्या है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा रखे हैं, और बिल्कुल बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल में, और एक नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो इसी 25 वाली सीरीज में आप लोगों को जाना है, 25 वाले में, ठीक है, रीजनिंग में। तो क्या है हमारे पास सीरीज में? 27, 31, 40, 56, 81, 117, और यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क में बताना है कि नेक्स्ट वाला नंबर क्या आएगा। नेक्स्ट वाला नंबर क्या आएगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम अंतर देख लेते हैं, इनके बीच में कितना गैप है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 27 से अगर हम 31 में जाएंगे तो कितने का गैप हो गया? 4 का। 31 से अगर हम 40 में जाएंगे तो 9 का गैप। 9 से अगर हम 40 से 56 में जाएंगे तो 16 का गैप। और 56 से 81 में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का गैप। और अगर हम 81 से 117 में जाएंगे तो ये कितने का गैप आ जाएगा? 36 का गैप। अब अगला नंबर क्या आएगा ये हमको बताना है, और गैप कितने का आएगा ये भी हमको देखना है। तो गैप देखने के लिए हम क्या करेंगे, क्या कोई एक सीरीज बन रही है कि हर किसी में एक समान संख्या जोड़नी है? तो हम यहाँ पर देखेंगे 4, 9, 16, 25, 36, अगली संख्या क्या हो सकती है? तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए वर्ग। अगर किसी को वर्ग याद है तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएगा। अगर किसी को वर्ग याद नहीं है तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ये सोचने में लग जाएगा कि यार यहाँ 4, यहाँ 9 का अंतर है, यहाँ 16 का अंतर, यहाँ 25 का अंतर, यहाँ 36 का अंतर, और नेक्स्ट अंतर क्या होगा ये समझ में नहीं आएगा अगर वर्ग मालूम नहीं होगा तो आपको क्या करना है, वर्ग याद करने हैं 20 तक, 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद करने हैं। और वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी से गुणा करना। जैसे अगर हम बात करेंगे 5 का, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, तो ये वर्ग हो गया। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो 4 है ये 2 का वर्ग होता है, ये 2 का वर्ग होता है। ये 9 जो है वो 3 का वर्ग होता है, 3 तिया 9, और 16 4 का वर्ग होता है, 4 चौक 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो अगला संख्या आपको समझ में आ गया होगा, 2, 3, 4, 5, 6। अब अगला वर्ग वाला जो आएगा वो आएगा 7 का वर्ग, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो अगर हम इस 117 में 49 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 में 9 अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ गया 6, 1 और 4 5 और 1 6 1, तो ये 166 आ गया, 166 आ गया इसका आंसर। कितना आ गया दोस्तों? 166 आ गया। और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैंने आप लोगों को बहुत सारे कराए हैं, यहाँ पर भी हम लोगों ने देख लिया। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमने पहले कर रखी चीज़ें। यहाँ पर हमारा मकसद ये है सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन कराना कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। इग्नोर नहीं कर सकते ब्लड रिलेशन को। रक्त संबंध वाले टॉपिक जो रीजनिंग का है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ROAR में यहाँ पर से एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। तो रिलेशन, ब्लड रिलेशन आप लोगों को मालूम होने चाहिए। और मैंने बाकायदा आप लोगों को 2 या 3 वीडियो इसमें ही दे रखी है ब्लड रिलेशन में, और ये आपको रीजनिंग के 25 क्लास में से कोई एक क्लास में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर से बेझिझक होकर देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे एक तस्वीर की तरफ
इशारा करते हुए, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को बताता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। तस्वीर वाली लड़की का आदमी से क्या रिश्ता है? एक एक करके देखेंगे, हम एक एक शब्द को देख के करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, जब भी हम ब्लड रिलेशन को करते हैं, इसमें हम अपने मन से नहीं मान सकते कुछ भी। जैसे यहाँ पर अगर रवि लिखा है या फिर सीमा लिखा है, तो आप सीमा को लड़की नहीं मान सकते जब तक आपको क्वेश्चन में पता नहीं है कि ये लड़की है या लड़का है। आप रवि को लड़का नहीं मान सकते अपने मन से जब तक क्वेश्चन में कहीं से हमको अंदाज़ा नहीं लगता कि ये लड़का है या लड़की है। रवि को यहाँ पर अगर फंसाना होगा तो वो लड़की भी बना सकता है और सीमा को लड़का भी बना सकता है। तो आप भावनाओं पर मत जाना कि सीमा तो लड़की का नाम होता है, लड़का नहीं हो सकता। तो रीजनिंग में ऐसा नहीं है, रीजनिंग में आपको यहाँ पर फंसाया जा सकता है। तो इसलिए आप लोगों को जब भी लिंग जेंडर यहाँ पर डिफाइन करना होगा तो अपने मन से मत करना, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। जेंडर हम डिफाइन करेंगे कहाँ से? जेंडर हम डिफाइन करेंगे क्वेश्चन से, क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, क्या संबंध बन रहे हैं, तब हम जेंडर डिफाइन करेंगे उसका। अन्यथा हम जेंडर अपने मन से नहीं मानेंगे। और तो यहाँ पर एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को बताता है। एक आदमी है, एक आदमी है, ये क्या कर रहा है? अपने दोस्त को बता रहा है क्या? एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए। तो ये एक तस्वीर मान लेते हैं हम। ये क्या है? एक तस्वीर है। ये आदमी है, ये अपने दोस्त से कुछ बातें कर रहा है इस तस्वीर के बारे में। और क्या कह रहा है कि ये जो कि वह मेरे पिता की, अब ये आदमी क्या कह रहा है कि ये जो तस्वीर है वह मेरे पिता की, ये आदमी का पिता मेरे पिता की कह रहा है, यानी कि वो अपने बारे में बता रहा है, अपने पिता के बारे में बता रहा है। तो आदमी का पिता हो गया, ये आदमी का पिता ऊपर हो गया। आदमी के वह मेरे पिता की पत्नी, इस पिता की एक पत्नी होगी जो कि इसकी क्या होगी? माताजी होगी। पिता की पत्नी इसकी क्या हो गई? माताजी हो गई ना। इस आदमी की ये क्या हो गई? माता हो गई, इस पिता की पत्नी। पत्नी के इकलौते बेटे की, अब ये जो पत्नी है इसका इकलौता बेटा है। इसका इकलौता बेटा मतलब एक ही बेटा है। तो इकलौता बेटा कौन होगा? वो यही आदमी तो होगा, क्योंकि इकलौते बेटे में एक ही व्यक्ति आएगा, इनकी संतान एक ही है। ये जो पिता और पत्नी है, इनकी एक ही संतान है और वो ये आदमी है। तो ये क्या है? उनका बेटा है। यहाँ पर हमको पता चल गया कि वो जो आदमी है वो क्या है? इकलौता बेटा है। तो हम इस आदमी को पुरुष बता सकते हैं कि ये आदमी क्या है? पुरुष है। अब हमारे यहाँ पर जेंडर डिफाइन हो गया है कि ये आदमी जो है वो बेटा है, यानी कि पुरुष है। अब इकलौते बेटे की बेटी है, ये जो तस्वीर है वो कौन है? क्योंकि ये तस्वीर के बारे में बता रहा था कि तस्वीर कौन है, तो वो इकलौते बेटे की बेटी है, इस आदमी की बेटी है। कौन है? ये तस्वीर है। ये तस्वीर क्या है? बेटी है किसकी? इस आदमी की। तो अब हमको यही बताना था कि तस्वीर वाली लड़की का आदमी से क्या रिश्ता है। अब इस तस्वीर वाली लड़की का, ये जो तस्वीर वाली लड़की है ये आदमी से क्या रिश्ता है? इसका बेटी का रिश्ता है। तो ये हमने बता दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना है इन चीज़ों पर। और ब्लड रिलेशन मैंने आप लोगों को करा रखा है, तो आप लोग वहाँ पर से जाके देख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोगों को कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोग मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, आप लोगों के डाउट वहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बने रहना। थैंक यू सो मच।